हेलो दोस्त, मैं सोनाली राज मुखर्जी नगर से हमारे यूट्यूब चैनल सोनाली राज जीएस स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना ही हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या आप भारत के नागरिक हैं और अपने देश के कानून के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए सार्थक एवं उपयोगी है। तो दोस्त, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है आईपीसी और सीआरपीसी कानून। ये ऐसा कानून है जो हमारे व्यवहारिक जीवन से जुड़ा हुआ है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ के बारे में पढ़ा था, यानी दीवानी कानून और आपराधिक कानून के बारे में पढ़ा था। दीवानी कानून के अंतर्गत जैसे आपके संपत्ति उत्तराधिकार, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, चाइल्ड केयर से संबंधित, एक प्रकार से पैसे से संबंधित जो मामले होते थे वो दीवानी लॉ के अंतर्गत आते थे। और क्रिमिनल लॉ यानी आपराधिक कानून के अंतर्गत आपके ऐसे काम जो अपराध की श्रेणी में आते हैं, जैसे आपकी आईपीसी और सीआरपीसी की धाराएं। तो आईपीसी और सीआरपीसी की धाराओं को हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। डायग्राम के माध्यम से हम इसे बेटर तरीके से समझ पाएंगे। तो इससे पहले दोस्त, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप उसे सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले। अगर आपने शेयर किया हुआ है तो आप उसे लाइक कर ले और शेयर कर ले। तो चलिए हम लोग आईपीसी और सीआरपीसी को समझते हैं। आईपीसी आईपीसी का मतलब होता है इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड, ध्यान दीजिएगा दोस्त। हिंदी में हम लोग इसे जो है भारतीय दंड संहिता के नाम से जानते हैं। भारतीय दंड संहिता, हिंदी में इसे भारतीय दंड संहिता के नाम से जाना जाता है। और उर्दू में आईपीसी को हम ताजीरात हिंद के नाम से जानते हैं। ताजीरात हिंद। आईपीसी में अपराध की परिभाषा दी गई है। किसकी परिभाषा दी गई है? अपराध की परिभाषा दी गई है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, आईपीसी का मतलब होता है इंडियन पेनल कोड। आईपीसी को हिंदी में हम भारतीय दंड संहिता के नाम से जानते हैं और उर्दू में इसे हम ताजीरात हिंद के नाम से जानते हैं। और आईपीसी में अपराध की परिभाषा दी गई है। किसकी परिभाषा दी गई है? अपराध की परिभाषा दी गई है, यानी हमारे कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो अपराध की श्रेणी में आते हैं और उनके लिए किस तरह की सजा का प्रावधान है, ये चीजें आईपीसी में दी गई है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, आईपीसी को भारत में लागू करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि संपूर्ण भारत में आपराधिक गतिविधियों के लिए एक जैसा कानून हो, यानी एक अपराध के लिए एक जैसी सजा, दूसरी अपराध के लिए दूसरी जैसी सजा। आईपीसी भारत में अपराधों को क्या करती है? कैटेगराइज करती है, यानी आईपीसी भारत में अपराधों का जो है वर्गीकरण करती है। यानी आपके कौन कौन से कार्य ऐसे हैं जो अपराध की श्रेणी में आते हैं और उनके लिए किस किस तरह की सजा का प्रावधान है। जैसे धारा 302 के तहत जो है, अगर आप हत्या करते हैं तो धारा 302 के तहत पुलिस आपको गिरफ्तार करती है। धारा 307 हत्या की कोशिश करने पर, धारा 376 बलात्कार करने पर, धारा 377 आप अप्राकृतिक कृत्य यानी गैंग रेप करने के तहत, 377 के तहत पुलिस आपको गिरफ्तार करती है। 201 के तहत यदि आप सबूत मिटाने की कोशिश करते हैं तो पुलिस आपको गिरफ्तार करती है। ये तो आईपीसी की कुछ महत्वपूर्ण धाराएं थी। आईपीसी जो है विश्व का सबसे बड़ा दांडिक कानून है। ठीक है, भारत का तो सबसे बड़ा दांडिक कानून है ही, बल्कि विश्व का भी सबसे बड़ा दांडिक कानून है। आईपीसी जो है पुलिस को यह अधिकार देता है कि आप अमुक धारा के तहत अपराधी को गिरफ्तार कर लीजिए। आईपीसी जो है एक मौलिक कानून है। इसको थोड़ा सा लिख के समझते हैं, क्योंकि लिख के समझने पे आप ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे। आईपीसी क्या है? आईपीसी एक मौलिक कानून है। तो दीजिएगा दोस्त, आईपीसी जो है क्या है? एक मौलिक कानून है। मौलिक कानून को अंग्रेजी में जो है हम सबस्टैंटिव लॉ भी कहते हैं। सबस्टैंटिव
सब्सटेंटिव लॉ। मौलिक कानून का मतलब ये है कि आईपीसी को हमने किसी से उधार नहीं लिया है, बल्कि आईपीसी कानून को हमने स्वयं बनाया हुआ है। ठीक है, अब आइए हम लोग थोड़ा सा आईपीसी की धाराओं के बारे में देख लेते हैं। आईपीसी में कुल 511 धाराएं हैं, ध्यान दीजिएगा। आईपीसी में कुल कितनी धाराएं हैं? तो 511 धाराएं हैं और 23 अध्याय हैं, यानी 511 सेशंस हैं और 23 चैप्टर्स हैं। धारा को आप दफा कह लीजिए, ठीक है। धारा को उर्दू में दफा कहते हैं, अंग्रेजी में इसे सेशन कहते हैं, हिंदी में इसे हम धारा कहते हैं। कभी कभी जब हम मूल विधि पढ़ाते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे छात्र हमारे ऐसे होते हैं जिनको जो है धारा को लेकर कंफ्यूजन होता है। तो दोस्त आज धारा को क्लियर ही कर देते हैं हम लोग। धारा क्या होती है? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में जो है विधि निर्माण यानी कानून निर्माण की सबसे बड़ी संस्था जो है वो संसद है। ठीक है, संसद जब कोई भी कानून बनाती है तो सबसे पहले एक कच्चा मसौदा क्या होता है, संसद में पेश किया जाता है, जिसे हम लोग बिल कहते हैं या विधेयक कहते हैं। ठीक है, जब संसद के दोनों सदनों द्वारा यानी लोकसभा और राज्यसभा द्वारा उस बिल को पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति के पास वो जो है हस्ताक्षर करने के लिए भेजा जाता है। तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद जो है वो विधेयक जो है अधिनियम का रूप धारण कर लेता है। ध्यान दीजिएगा, तो धारा जो होती है वो अधिनियम का ही एक छोटा भाग होती है। ठीक है, जब किसी बड़े कानून को हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, छोटे छोटे कानूनों में बांट देते हैं, तो ये छोटे छोटे कानूनों को हम क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। धारा जो है अधिनियम को उपखंडों में बांटती है, यानी सब डिवाइड करती है। आप ऐसे समझ लीजिए, जब अधिनियम की बातें नंबर वाइज या संख्या वाइज लिखी जाती हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम धारा कहते हैं। तो धारा समझ में आ गई होगी दोस्त। तो हाँ, कभी कभी कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो संहिता के बारे में कंफ्यूज होते हैं। संहिता क्या होती है? हमने तो बता दिया भारतीय दंड संहिता, ठीक है, लेकिन आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि ये संहिता क्या होता है, ये कोड क्या होता है। तो संहिता का मतलब ही थोड़ा सा समझ लीजिए। समाज में प्रचलित जो कानून होते हैं, चाहे वो जो है व्यक्तिगत कानून हो, प्रथाओं या रूढ़ियों के माध्यम से समाज में जो कानून प्रचलित हैं, उन सभी कानूनों की उपयोगी बातों को इकट्ठा करके यानी लेखबद्ध करो, इकट्ठा करो या संहिता करो, एक ही बात संहिता करके जब एक कानून बना दिया जाता है तो उसी को हम संहिता या कोड के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्त, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आईपीसी के बारे में। तो अब हम लोग चलते हैं जो है आईपीसी आया कैसे, आईपीसी के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आईपीसी का बैकग्राउंड क्या है? ठीक है, 1833 का चार्टर एक्ट, ध्यान देना दोस्त। एक्ट का मतलब अधिनियम होता है इंग्लिश में। 1833 का चार्टर एक्ट। जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो हम लोग उसमें यानी भारत का संवैधानिक विकास पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि भारत के शासन को दो भागों में बांटा जाएगा। पहला आपका जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत का शासन है, दूसरा आपका जो है ब्रिटिश सम्राट के अधीन भारत का शासन। तो 1833 का चार्टर एक्ट जब ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था, ठीक है, तो उस समय भारत में जो है ब्रिटेन की ही एक कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से जो है ब्रिटिश सरकार हम पे शासन करती थी। तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही इसको हम 1833 के चार्टर एक्ट को क्यों हम पढ़ रहे हैं? क्योंकि आईपीसी की जो जड़ है वो यही से हमको मिलेगी। ध्यान दीजिएगा दोस्त, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जो कि पहले बंगाल के गवर्नर थे, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिंक को जो है भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, एक समाज सुधारक अंग्रेज थे। 1829 ईस्वी में इन्होंने राजा राम मोहन राय के सहयोग से भारत में जो है सती प्रथा का अंत किया था। जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें हम इन सब प्रथाओं का उल्लेख करेंगे। तो उसके एक साल बाद ही 1834 ईस्वी में, ध्यान देना दोस्त, उसके एक साल बाद ही 1834 ईस्वी में जो है प्रथम विधि आयोग का गठन किया जाता है। प्रथम विधि आयोग, प्रथम विधि आयोग। प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? तो अध्यक्ष बनाया जाता है लॉर्ड विलिंगटन मैकाले। शार्ट में इनको हम मैकाले कह देते हैं, ठीक है, सॉरी लॉर्ड मैकाले कह देते हैं। लॉर्ड मैकाले, इनका पूरा नाम था लॉर्ड विलिंगटन मैकाले। ध्यान दीजिएगा दोस्त।
1834 ईस्वी में भारतीय कानूनों को क्या करने के लिए, संहिताबद्ध करने के लिए, ठीक है, संहिताबद्ध या लिपिबद्ध करने के लिए एक विधि आयोग का गठन किया जाता है, ठीक, यानी प्रथम विधि आयोग का गठन किया जाता है। प्रथम विधि आयोग को हम फर्स्ट लॉ कमीशन भी कहते हैं। किस लिए गठित किया जाता है, इसका गठन किया जाता है, तो भारतीय कानूनों को लिपिबद्ध करने के लिए या संहिताबद्ध करने के लिए, ठीक है। और प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया जाता है, तो लॉर्ड मैकाले को बनाया जाता है प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष, ठीक है। लॉर्ड मैकाले ने ही 1834 ईस्वी में आईपीसी का ड्राफ्ट तैयार किया था। ध्यान देना, आईपीसी का ड्राफ्ट कहिए, ढांचा कहिए, खाका कहिए, एक ही बात। आईपीसी का ढांचा लॉर्ड मैकाले ने 1834 ईस्वी में तैयार किया था, ठीक है। और लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट के आधार पर ही, ध्यान दीजिएगा, यहाँ देख लेते हैं, लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट के आधार पर ही 6 अक्टूबर 1860 ईस्वी को जो है हमारा आईपीसी कानून बनता है। लेकिन लागू कब होता है आईपीसी कानून, तो 1862 ईस्वी को, ठीक है। उसके बाद जब हम आजाद हुए तो भारत सरकार ने कुछ संशोधनों के साथ जो है आईपीसी को अपना लिया। तो दोस्त, आपको आईपीसी के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है सीआरपीसी की तरफ चलते हैं। तो आप चाहें तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम लोग सीआरपीसी की तरफ चलते हैं। कि सीआरपीसी कानून क्या होता है। सीआरपीसी का मतलब होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ध्यान देना दोस्त। आईपीसी का मतलब, सीआरपीसी का मतलब होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और हिंदी में हम इसे जो है दंड प्रक्रिया संहिता के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता के नाम से जानते हैं, ठीक है। और सीआरपीसी जो है एक प्रक्रिया विधि है, ध्यान दीजिएगा दोस्त। सीआरपीसी क्या है, प्रक्रिया विधि है। प्रक्रिया विधि को हम जो है प्रोसीजर लॉ ही कहते हैं, ठीक है। इसको प्रक्रिया विधि को हम क्या कहते हैं, प्रोसीजर लॉ। चलिए हम लोग, सीआरपीसी का मतलब होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, हिंदी में इसे दंड प्रक्रिया संहिता के नाम से जाना जाता है। और सीआरपीसी एक प्रक्रिया विधि है, ठीक है। सीआरपीसी हमें जो है एक प्रक्रिया विधि यानी प्रोसीजर लॉ है। सीआरपीसी जो है अपराध हो जाने की बाद की प्रक्रिया के बारे में बताती है। कहने का मतलब आप ऐसे समझिए, अपराध होने के बाद पुलिस क्या करती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के तहत क्या करती है, रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद अपराधी को जेल में बंद कर देती है। अपराधी जेल में कितने दिन तक रहेगा, उसको जमानत कैसे मिलेगी, कोर्ट में सबूत और गवाह को किस तरीके से पेश किया जाएगा, जज और मजिस्ट्रेट के क्या कार्य होंगे, उसके बारे में एक लिखित प्रक्रिया है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग सीआरपीसी कहते हैं दोस्त। और सीआरपीसी में कुल कितनी धाराएं हैं, तो सीआरपीसी में कुल 484 धाराएं हैं, ठीक है। जैसे जब पुलिस किसी अपराधी को गिरफ्तार करती है तो उसकी तलाशी लेती है, तो सीआरपीसी की धारा 51 के तहत यानी 51 के तहत उसकी तलाशी लेती है। जब हम संविधान मूल विधि पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम एक एक धारा के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान देना दोस्त, सीआरपीसी कानून जो है 1773 ईस्वी को बना था इंदिरा गांधी सरकार के समय, ठीक है। लेकिन लागू कब होता है, यानी 1 साल बाद 1774 ईस्वी को। तो दोस्त, जाहिर सी बात है आपको आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमारा वीडियो यहीं तक। तो जाते जाते हम आपसे इतना कहेंगे कि आप अपने अपनों के साथ खुश रहें, मस्त रहें। सफलता के लिए लगातार ईमानदारी और कड़ी मेहनत के साथ प्रयास करते रहें। अगर आपकी सफलता के मार्ग में बाधक आते हैं तो बाधा भी हमारी सफलता का एक हिस्सा होती है। कहते हैं ना, मुश्किलें कब ठहरी हैं, जब हो चट्टाने इरादा, खुद से ही कर रखा है ऊंचाइयों का वादा। धन्यवाद।